नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एससी क्लासेस की इस साइंस क्लास में। तो दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज आपको फ्लोटेशन का सेकंड पार्ट कराने जा रहे हैं। फ्लोटेशन हमने बताया था आपको तैरने की क्रिया को कहते हैं जब कोई वस्तु पानी में तैरती है। तो लास्ट टाइम दोस्तों हमने पढ़ा था बोट वाला क्वेश्चन। तो बोट वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था यदि बोट से किसी वस्तु को पानी में फेंक दिया जाए तो पानी का स्तर क्या होगा और बोट का स्तर क्या होगा। तो मैं विद इन 1 मिनट इसे रिवाइज करा देता हूँ आपको कि अगर बोट से ऐसी वस्तु को फेंका गया जिसका घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है तो वह वस्तु डूब जाएगी और वाटर लेवल क्या होगा दोस्तों, फॉल कर जाएगा और बोट थोड़ा ऊपर उठ जाएगी। वाटर लेवल फॉल कर जाएगा। मान लीजिए बोट है, ये वाटर लेवल है, वाटर लेवल फॉल कर जाएगा, बोट थोड़ा सा ऊपर उठ गई। अब दोस्तों, अगर किसी ऐसी वस्तु को बोट से नीचे फेंका जाए, पानी में नाव से ऐसी वस्तु फेंकी जाए जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है, पानी के घनत्व से कम है, तो कम घनत्व है अगर तरल पदार्थ से, तो मैंने बताया था वस्तु क्या होगी, फ्लोट कर जाएगी, तैरेगी वस्तु। और दोस्तों, जब वो तैरेगी तो पानी के लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, नाव के लेवल में भी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। अगर वस्तु तैरती है तो लेवल में कोई चेंज नहीं आता है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया था, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जब कोई वस्तु पूरी तरह डूब कर तैरती है, होली इमर्स्ड होकर फ्लोट करती है, तो उसकी कंडीशंस बताई थी आपको कि वह वेट ऑफ अ बॉडी, वस्तु के वजन के बराबर, अपने वजन के बराबर ही लिक्विड यानी जिस भी लिक्विड में उसे डाला गया है उसे डिस्प्लेस करती है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी ऑफ बॉडी यानी उस वस्तु का जो घनत्व है वह उस तरल पदार्थ के घनत्व के बराबर होता है, वह न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है। तो यही कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए थे दोस्तों, वो हमने रिवाइज कर लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और एग्जाम में एक तरह से पूछा जाता है कि अगर बर्फ़ के टुकड़ों को किसी तरल पदार्थ में डाल दिया जाए तो बताइए दोनों का जो मिक्सचर होगा, जो मिश्रण तैयार होगा उस तरल पदार्थ का बर्फ़ के पिघलने के बाद वह राइज करेगा यानी बढ़ जाएगा या फॉल कर जाएगा, उसका स्तर नीचे हो जाएगा या ऊपर हो जाएगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तीनों ही कंडीशन एक बार हम देखते हैं कि व्हेन, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन आइज ड्रॉप्स, ठीक है, ड्रॉप्स इन लिक्विड, मैं लिक्विड लिख रहा हूँ, किसी भी तरल पदार्थ में अगर बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए जाएं देन लेवल ऑफ आइज प्लस लिक्विड, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, तो आपको समझने में आसानी होगी कि लेवल ऑफ आइज प्लस लिक्विड क्या होगा। मैं तीनों कंडीशंस आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ दोस्तों, समझिए ध्यान से। पहली चीज, अगर मैंने बर्फ के टुकड़े ऐसे तरल पदार्थ में डाले जिसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर है, अगर मैं पानी बोल रहा हूँ तो बर्फ, पानी और बर्फ पिघलने के बाद बर्फ पानी के घनत्व के बराबर हो जाएगी, पानी तो हो जाएगी। तो अगर मैंने किसी ऐसे पदार्थ में डाला कि डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी यानी घनत्व, ठीक है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने एक बाल्टी में ऐसा तरल पदार्थ लिया जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी के बराबर है, जिसका घनत्व किसके बराबर है, जिसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड दोस्तों किसके बराबर हो जाए, पानी के बराबर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है दोस्तों। तो यही हम ऊपर लिख रहे थे कि जिस लिक्विड में डाला जाए अगर उसकी डेंसिटी, देखिए एक नंबर कि अगर जिस लिक्विड में डाला जाए उसकी डेंसिटी
पानी की डेंसिटी के बराबर हो, मैंने बर्फ़ के टुकड़ों को ऐसे तरल पदार्थ में डाला जो लगभग पानी के जैसा ही घनत्व रखता है, पानी के जैसा ही, या पानी में ही डाल दिया बर्फ़ के टुकड़ों को, तो याद रखिएगा दोस्तों, बर्फ़ पिघलने के बाद उसके लेवल में कोई चेंज नहीं आता, कोई भी उसके लेवल में चेंज नहीं आएगा। एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि इफ़ आइस drops in water, then after melting of ice the level of water increases, decreases, remain unchanged, या इसमें से कुछ भी नहीं। तो आप लिखेंगे कि remains unchanged, यानी बर्फ़ पिघलने के बाद पानी में कोई लेवल में फ़र्क नहीं आता, जितना पानी भरा हुआ था यहीं तक रहेगा। बर्फ़ के टुकड़े पिघल भी गए, अगर मान लीजिए बर्फ़ के टुकड़े हैं ये पिघल भी गए तो भी लेवल यही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो तरल पदार्थ है उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी कंडीशन बताता हूँ कि मान लीजिए मैंने तरल पदार्थ ऐसा लिया कि डेंसिटी ऑफ घनत्व, डेंसिटी मीन्स घनत्व, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है, किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से, क्योंकि आइस पिघलने के बाद वाटर बन जाती है। तो पानी के घनत्व से, पानी से ही देखते हैं दोस्तों, तो पानी के घनत्व से अगर उस तरल पदार्थ का घनत्व, यानी अगर मैं बर्फ़ को पानी में डालूंगा तो घनत्व दोनों का बराबर हो गया, पानी का और उस तरल पदार्थ का, तो बर्फ़ के पिघलने के बाद तो लेवल सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं बर्फ़ के टुकड़े मिट्टी के तेल में डालूं, मतलब पानी से जो चीज़ हल्की होती है, घनत्व जिसका पानी से कम होता है, यानी क्या, देखिए दोस्तों, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर मैं स्पिरिट में या मिट्टी के तेल में पानी बर्फ़ के टुकड़े डालूं तो क्या होगा? यहाँ पर मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ दोस्तों, इसका लेवल अनचेंज्ड, लेवल ऑफ वाटर अनचेंज्ड। ठीक है दोस्तों, जब मैं पानी बर्फ़ के टुकड़ों को अनचेंज्ड, ठीक है दोस्तों, अगर बर्फ़ के टुकड़ों को उसी की वाटर की डेंसिटी के बराबर घनत्व वाले लिक्विड में डालूंगा तो वाटर लेवल अनचेंज बर्फ़ पिघलने के बाद। अब दोस्तों अगर मैं डालूंगा ऐसे लिक्विड में जो कि जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है, तो क्या रिजल्ट आएगा दोस्तों? देखिए क्या होगा, लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ लिक्विड दोस्तों, लेवल ऑफ आइस प्लस लिक्विड, है ना, मैंने यही तो लिखा है कि आइस और लिक्विड के लेवल का क्या फ़र्क आएगा, आइस प्लस लिक्विड फॉल्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर ये यहाँ तक भरा है ना दोस्तों, तो बर्फ़ पिघलने के बाद ये यहाँ तक आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, ये फॉल कर जाएगा। मैं यहाँ पर एरो लगा दे रहा हूँ कि नीचे की ओर, यानी फॉल कर रहा है, यहाँ पर रिमेन अनचेंज। तो घनत्व अगर पानी के घनत्व से कम हुआ उस तरल पदार्थ का जिसमें हमने बर्फ़ के टुकड़े डाले हैं, तो बर्फ़ के टुकड़े पिघलने के बाद वह जो पानी जो पिघलने के बाद जो हमारे पास मिश्रण आएगा उसका लेवल घट जाएगा, उसका स्तर घट जाएगा। तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है दोस्तों, क्या कि अगर लिक्विड ऐसा हो हमारे पास, मान लो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, जिसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब बताइए पानी से भारी कौन सा लिक्विड होता है? आप पानी से भारी कुछ भी समझ सकते हैं। मान लो शहद में डाल दिया, मान लीजिए शहद में डाल दिया, बर्फ़ के टुकड़ों को शहद में डाल दिया, शहद हनी शहद में डाल दिया, बर्फ़ के टुकड़ों को तारकोल में डाल दिया, बर्फ़ के टुकड़ों को कफ सिरप में डाल दिया, सब गाढ़े होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से। तो दोस्तों होगा क्या, देखिए कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। यदि उस तरल पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है, क्योंकि आइस पिघलने के बाद पानी ही बन जाती है, और पानी के घनत्व से ज़्यादा अगर उस तरल पदार्थ का घनत्व है तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा, सॉरी वह मिक्सचर का लेवल क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ आइस प्लस लिक्विड, जिस भी लिक्विड में आपने डाला है। अगर लिक्विड, देखिए यहाँ पर आप समझने के लिए कर सकते हैं, अगर लिक्विड की डेंसिटी क्या है, वाटर से मोर है, ठीक है,
यानी कि ज़्यादा गाढ़ा हो गया, डेंसिटी है ना, लिक्विड की डेंसिटी जिसमें बर्फ़ के टुकड़े डाले हैं वो अगर उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से ज़्यादा है तो लेवल ऑफ आइस एंड लिक्विड बिकम्स राइज, ठीक है, राइजेस, ठीक है, वह ऊपर उठ जाएगा। मैंने एरो लगा दिया, ये ऊपर का राइज कर जाएगा, यानी वाटर लेवल अब मान लीजिए पहले यहाँ तक था तो वो यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों कंडीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं कि अगर बर्फ़ के टुकड़ों को पानी के घनत्व के बराबर वाले तरल पदार्थ में डाल दिया जाए तो पिघलने के बाद उसका स्तर क्या हो जाएगा। तो अगर पानी के घनत्व के बराबर वाले में डाला आपने तो उसका लेवल जो है अनचेंज होगा। अगर पानी से कम घनत्व वाले में बर्फ़ के टुकड़े डाल दिया आपने तरल पदार्थ में तो जो मिक्सचर तैयार होगा उसका लेवल कम हो जाएगा। और अगर पानी से ज़्यादा वाले घनत्व, पानी से ज़्यादा घनत्व वाले तरल पदार्थ में आपने बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए दोस्तों तो उसका लेवल राइज कर जाएगा। ये तीनों कंडीशन आप अच्छे से बार बार पढ़ेंगे और विजुलाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक और इसमें कंडीशन होती है दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट। अभी तक तो हमने बर्फ़ के टुकड़े, अभी तक हमने दो कंडीशन पढ़ ली हैं, क्या कि नाव में से कोई वस्तु अगर पानी में फेंक दी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा वाटर लेवल पे। अगर बर्फ़ को हम तीनों स्थितियों में देख लिया कि तरल पदार्थ में डालें तो बर्फ़ और तरल पदार्थ का मिश्रण जो होगा वो राइज करेगा या फॉल करेगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों आप नोट कीजिएगा कि अगर हम बर्फ़ के टुकड़े को किसी वस्तु से बांध कर, मान लीजिए आइस ट्रे में आप आइस क्यूब्स की ट्रे होती हैं उसमें आप बर्फ़ जमाते हैं, एक तो प्लास्टिक की ट्रे आप इमेजिन कीजिए। अब आप इमेजिन कीजिए अगर वह ट्रे लोहे की हो तो, अगर वह ट्रे मेटल की हो या लोहे की हो तो ये दोनों ही कंडीशन देखिएगा आप दोस्तों। व्हेन आइस, जब हम बर्फ़ के टुकड़े को क्या करते हैं दोस्तों, एम्बेड करते हैं। व्हेन आइस ब्लॉक इज एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब जोड़ कर, बांध कर, ठीक है दोस्तों। एम्बेडेड मतलब जब हम बर्फ़ के टुकड़े को बांध कर किसी चीज़ में पानी में फेंकते हैं तो पानी के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ गए दोस्तों। मान लीजिए हम आइस ट्रे को फेंकें, प्लास्टिक की आइस ट्रे हो उसको फेंकें पानी में तो क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर लोहे का बर्तन हो, लोहे के बर्तन हो, कोई मेटल का बर्तन हो, उसमें बर्फ़ जमी हो और उसको पानी में फेंकें तो वाटर लेवल पे क्या प्रभाव पड़ेगा आप देखिएगा। व्हेन आइस ब्लॉक एम्बेडेड विद सॉलिड, किसी भी सॉलिड से, भले वो प्लास्टिक हो भले लोहा हो, जब किसी सॉलिड से आइस ब्लॉक को, समझ गए आप, एम्बेड किया हो और ड्रॉप कर दिया जाए किसमें, वाटर में, ड्रॉप इनटू वाटर, तब वाटर लेवल क्या हो जाएगा, देन वाटर लेवल। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर वाटर लेवल फॉल कर रहा है नाव का, नाव वाले क्वेश्चन में अगर वाटर लेवल, जब हमने नाव से ऐसा सॉलिड फेंका था, मतलब कील फेंकी थी, लोहा फेंका था, तो नाव का स्तर जो था वो वाटर लेवल का स्तर तो फॉल कर गया, नाव का स्तर राइज कर गया। इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वाटर का लेवल फॉल कर गया तो आप एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बोट का लेवल, तो आप लिखेंगे राइज कर जाएगा। तो वाटर लेवल अगर फॉल करता है बोट का तो उसका जो नाव का स्तर होगा, शिप का, बोट का स्तर होगा वो राइज कर जाएगा। नदी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि नाव जो होती है नदी में से जैसे ही समुद्र में प्रवेश करती है तो उसका लेवल, नाव का लेवल राइज कर जाता है, वाटर लेवल फॉल कर जाता है। क्यों? क्योंकि नदी से समुद्र का घनत्व ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जब वाटर लेवल फॉल करता है तो नाव ऊपर उठ जाती है, क्योंकि लेवल नीचे हो गया तो नाव थोड़ी ऊपर उठ जाती है। तो देन वाटर लेवल, तो वाटर लेवल क्या होगा, दोनों कंडीशन देख लेते हैं दोस्तों। आप देखिए कि व्हेन डेंसिटी यानी घनत्व, डेंसिटी मीन्स घनत्व, व्हेन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जिसमें बर्फ जमाई हुई है, जिससे बर्फ को बांधा गया है, एम्बेडेड किया गया है, अगर उस सॉलिड का घनत्व इज लेस देन, और इसी कंडीशन को आप लिखिए व्हेन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन,
ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं कि व्हेन डेंसिटी ऑफ सॉलिड मोर देन, ठीक है, मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दोस्तों पानी से इसका तुलना की जा रही है। अब सोचिए ये कंडीशन क्या होगी और ये कंडीशन क्या होगी। कब सॉलिड वस्तु का घनत्व जो कि बर्फ़ से एम्बेड किया गया है, बर्फ़ से जोड़ा गया है जिस वस्तु को, उसका घनत्व कब कम होगा, जब वह प्लास्टिक की होगी। ठीक है दोस्तों, देन ये कौन सी आ गई आप कंडीशन, देन क्या होगा, वाटर लेवल अनचेंज। क्योंकि होता क्या है कि जब आप प्लास्टिक की वस्तु पानी में फेंकते थे बोट से तो वो तैरने लग जाती थी, ठीक है, वो तैरने लग जाएगी और वाटर लेवल अनचेंज्ड। वस्तु तैरने लगी, वाटर लेवल कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है। तो वाटर लेवल अनचेंज्ड। ठीक है दोस्तों, वाटर लेवल क्या हुआ, अनचेंज्ड। अब दोस्तों आप देखिएगा कि जब मैं ऐसी वस्तु को बर्फ़ के साथ बांधकर पानी में फेंकूंगा तो बर्फ़ तो पिघल जाएगी। अगर उसका घनत्व ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ज़्यादा घनत्व हुआ तो पहली कंडीशन क्या होगी कि वस्तु क्या होगी, ऑब्जेक्ट या बॉडी, ऑब्जेक्ट क्या होगा, डूब जाएगा। पानी में क्या होगा, डूब जाएगा, क्योंकि उसकी घनत्व ज़्यादा है ना पानी से, ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि वाटर लेवल, दोस्तों सोचें क्या होगा, वाटर लेवल क्या कर जाएगा, वाटर लेवल हमारा जो होगा वह फॉल कर जाएगा। क्योंकि देखिए आप जब आपने बोट से कील फेंकी थी, इसको लोहे को कील से ही आप समझिए कि अगर आप लोहे की वस्तु में, एक लोहे की प्लेट में बर्फ़ बांधकर पानी से भरी एक बाल्टी में डाल देंगे तो क्या होगा, लोहा डूब जाएगा बर्फ़ पिघलने के बाद और वाटर लेवल फॉल कर जाएगा। तो दोस्तों वाटर लेवल फॉल कर जाएगा। और जब नाव के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि लोहा डूब जाएगा, जिसका घनत्व ज़्यादा था, लोहा डूब जाएगा और वाटर लेवल फॉल कर जाएगा, नाव ऊपर उठ जाएगी। वही कंडीशन यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है सिर्फ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को बर्फ़ के साथ बांध के पानी में डाला जाए तो भैया हमने समझ लिया कि अगर प्लास्टिक की ट्रे होगी, अगर प्लास्टिक की ट्रे में बर्फ़ जमी होगी, हमने डाला बाल्टी में, तो कोई चेंज नहीं आएगा, बर्फ़ पिघलने के बाद प्लास्टिक तैरने लग जाएगा। लेकिन अगर लोहे की ट्रे हुई, वहीं दूसरी तरफ अगर लोहे की ट्रे हुई जिसमें बर्फ़ जमाया है हमने, वो लोहे की ऑब्जेक्ट हुआ, वस्तु हुई, तो वह डूब जाएगी और वाटर लेवल क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो दोस्तों ये कहानी हुई हमारी तीनों कंडीशंस की, बोट की, आइस क्यूब्स की, और आइस क्यूब्स को सॉलिड के साथ बांधकर जब पानी में फेंका जाए उसकी। आइए आपको आगे लिए चलते हैं इस चैप्टर में और बताते हैं मास क्या होता है। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, मास क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन अ बॉडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी वस्तु की कितनी मात्रा है, वह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन बॉडी, कंटेन्ड इन बॉडी। तो दोस्तों वस्तु की कितनी मात्रा है वह होता है उसका मास। मास मैंने आपको बताया था पहली पॉइंट, इट इज़ कांस्टेंट। मास क्या होता है, मास दोस्तों कांस्टेंट होता है, कभी भी जीरो, नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप कि मास नेवर बी, फर्स्ट पॉइंट इट इज़ कांस्टेंट, नेवर बी जीरो। ठीक है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी, मास कैन नॉट बी जीरो, और इट कैन नॉट बी चेंज लाइक वेट। तीसरा पॉइंट, इट कैन नॉट बी चेंज लाइक वेट, यह वेट की तरह बदलता नहीं है। मैंने आपको वस्तु का वजन बताया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग एक्ट करता है नीचे की ओर। तो नीचे की ओर क्यों एक्ट करता है दोस्तों, क्योंकि ग्रेविटी उसे अपने सेंटर की ओर खींचती है। अर्थ की ग्रेविटी जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो नीचे की ओर खींचती है। तो क्या वेट ऑफ अ बॉडी बदल सकता है दोस्तों, बिल्कुल बदल सकता है, अगर हम उसे स्पेस में लेकर जाएं बॉडी को। ठीक है दोस्तों, अगर हम बॉडी को स्पेस में लेके जाएं जहां पर जी का मान जीरो हो जाए, क्योंकि मैंने आपको शायद बताया था दोस्तों कि वेट जीरो हो सकता है पर मास जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो के बराबर मास नहीं होगा बॉडी का। वेट जीरो हो सकता है क्योंकि वेट बराबर होता है मास इंटू जी, जी फॉर ग्रेविटी, और ये जी स्पेस में जीरो होते ही वेट जीरो हो जाएगा, पर मास कांस्टेंट है दोस्तों, ये कभी नहीं बदलता। ये एक
स्थिर वैल्यू होती है, कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये एक स्थिर वैल्यू होती है और स्थिरांक होता है, समझ लीजिए जैसे कांस्टेंट वैल्यू है मास। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं डेंसिटी क्या होती है, इसे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप पढ़िए डेंसिटी, घनत्व। मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया, अब मैं आपको घनत्व अच्छे से समझाता हूँ कि घनत्व होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट मतलब एक वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, एक मीटर क्यूब में, एक सेंटीमीटर क्यूब में, एक मीटर क्यूब, एक सेंटीमीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब यानी एक क्यूबिक मीटर में कितना मास है उस बॉडी का। मान लीजिए एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, मैं बोलूँ इसका घनत्व क्या होगा, तो अब आप पूरे पानी का वजन थोड़ी बताने लगेंगे मुझे, उसका घनत्व आप बताएंगे कि सर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा मैंने क्यूबिक एरिया लिया, तो 1 मीटर क्यूब में जितना मास होता है, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, वॉल्यूम की मैंने आपको बताई थी यूनिट की मीटर क्यूब होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम होती है। तो जितना 1 मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यूबिक यूनिट में मास होता है उस ऑब्जेक्ट का, उसे डेंसिटी कहते हैं। अब दोस्तों डेंसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि यदि किसी मान लीजिए एक कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, ध्यान से सुनना दोस्तों, कि मान लीजिए एक कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, उसमें से मैंने आधा लिक्विड हटा लिया, तो बताइए उसका घनत्व कम हुआ, ज़्यादा हुआ, उतना ही रहा, रिमेन अनचेंज, या इनमें से कुछ नहीं। तो आपको रिमेन अनचेंज लगाना है, क्योंकि वस्तु की मात्रा बदलने से उसका घनत्व नहीं बदलता, वस्तु की मात्रा बदलने से उसका घनत्व नहीं बदलता। मान लीजिए घनत्व क्या होता है, एक मैंने लोहे का टुकड़ा ले लिया, ठीक है दोस्तों, एक लोहे का टुकड़ा लिया, अब ये छोटे छोटे लोहे के एटम्स से बना है, परमाणु से बना है, अणुओं से बना है छोटे छोटे। अब मैं ये देखता हूँ दोस्तों इसकी डेंसिटी क्या होती है, मैं इसका 1 मीटर क्यूब देखूंगा, सिर्फ 1 मीटर क्यूब में कितना मास अपॉन वॉल्यूम है, समझ गए आप, मास अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने क्या लिखा है, पर यूनिट, यूनिट का मतलब एक। ठीक है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, 1 मीटर क्यूब हो सकता है, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसी को डेंसिटी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो टुकड़ा है, अब मैं इसको आधा काट के निकाल दूंगा तो क्या है, इस सॉलिड की, इस मान लीजिए आयरन की प्लेट है, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी? नहीं दोस्तों, डेंसिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, क्वांटिटी डिफरेंट थिंग है, वजन अलग चीज़ है, डेंसिटी अलग चीज़ है। तो घनत्व, वस्तु की मात्रा को बदल देने से उसका घनत्व नहीं बदलता है। रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि वस्तु की मात्रा बदल देने से उसका घनत्व बदलता है क्या, तो आप लिखेंगे नो, रिमेन्स अनचेंज, इट रिमेन्स अनचेंज, ये चेंज नहीं होता। अब दोस्तों डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब एक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जब भी वाटर, दोस्तों वाटर जब भी, लिखिए आइस जब भी वाटर में बदलता है यानी पिघलता है, ठीक है दोस्तों, तो पिघलता कैसे है, आइस क्या करता है, आइस हीट को कंज्यूम करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर क्या एब्जॉर्ब करता है, हीट, गर्मी लेता है तो पिघलता है ना आइस, बर्फ गर्मी लेती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो पिघलती है। दोस्तों जब बर्फ पिघलती है या मान लीजिए वाटर से आइस बनता है, तो वाटर क्या करता है, वाटर अपने अंदर की हीट को रिलीज करता है, ठीक है, ये आइस क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, आइस से वाटर बनता है तो हीट एब्जॉर्ब करता है, और वाटर से जब आइस बनती है तो हीट रिलीज होती है। भाई अपने अंदर की जब गर्मी को निकाल देगा वाटर, तभी तो वो आइस बनेगा। अगर गर्मी बनी रहेगी पानी में और वो बढ़ती रहेगी तो भाप बन जाएगा। तो पानी जब अपने अंदर की हीट को बाहर निकाल देता है, रिलीज कर देता है, तो वह बर्फ बन जाता है। अब दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैंने समझाया आपको। इसमें मेरे को जो मेन कॉन्सेप्ट आपको समझाना है कि जब बर्फ पिघलती है तो बताइए वो फैलती है या सिकुड़ती है,
जी हाँ दोस्तों, जानिएगा कि जब बर्फ़ पिघलती है पानी बनती है तो दोस्तों बर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बर्फ़ सिकुड़ती है। आप सोचेंगे बर्फ़ से पानी बन रहा है वो तो फैल रही है, पर बर्फ़ पानी बनता है तो फैलती नहीं है दोस्तों, सिकुड़ती है। विज्ञान की भाषा में कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसका एग्जाम्पल मैं भी आपको दूंगा। सिकुड़ती है, ठीक है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट होती है। और जब पानी से बर्फ बनती है तो एक्सपेंड होती है। मोमबत्ती पिघलती है दोस्तों तो वो एक्सपेंड होती है, वो फैलती है, ठीक है दोस्तों। मोमबत्ती जब जलती है और पिघलती है वो, यानी कि द्रव्य अवस्था में जाती है, जब सॉलिड से लिक्विड बनती है तो वो फैलती है। पर पानी के साथ उल्टा है दोस्तों, जब बर्फ़ पिघलती है तो वह जब बर्फ़ पिघलती है तो वो फैलती है। बर्फ़ पिघलती है दोस्तों तो वह सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, सॉरी। और जब बर्फ़ जमती है तो वह फैलती है। अब आप सोचेंगे ये क्या अजीब सी बात है। अब आप इमेजिन कीजिए कि सर्दियों के दिनों में, ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है, एसएससी में एक बार पूछा गया है, स्टेट एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं कि जब सर्दियों के दिनों में पाइप फटने का क्या कारण होता है। जहाँ बहुत कम तापमान रहता है वहाँ पानी के पाइप्स फट जाते हैं, ब्लास्ट कर जाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि जब बर्फ़, दोस्तों याद रखिएगा, बर्फ़ जब जमती है यानी वाटर से आइस में बदलती है तो वो फैलती है। क्या करती है? वह फैलती है दोस्तों, फैलती है। तो फैलती है दोस्तों, तो जो चीज़ फैलेगी वही तो फाड़ेगी पाइप को। तो ये एग्जाम्पल हुआ कि बर्फ़ फैलती है। यानी यदि मैं पानी का तापमान जैसे जैसे कम करता जाऊं वैसे वैसे उसका घनत्व क्या होगा दोस्तों? उसका घनत्व बढ़ता जाएगा। क्योंकि घनत्व क्या होता है? वॉल्यूम, सॉरी उसका घनत्व नहीं, आयतन बढ़ता जाएगा दोस्तों। घनत्व सॉरी डेंसिटी होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन उसका बढ़ता जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है? वो कितनी जगह घेरती है। वॉल्यूम क्या होता है? वह कितनी जगह घेरती है। तो बर्फ़ जमती है तो वह फैलती है, और बर्फ़ जब भी पानी जमता है वह